मैं अरविंद कुमार सिंह, इतिहास का एजुकेटर, आपके इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। इतिहास, जैसा कि आपको पता है, जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, नौकरी देने वाले संस्थान हैं, सबने अपने सिलेबस में प्रमुखता से इसको रखा है। कारण क्या है? इतिहास जानना बहुत ज़रूरी है। और इतिहास को 3 कालखंडों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकाल और तीसरा है आधुनिक काल। और ये विभाजन एक ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स मिल ने 1817 में किया था। हालांकि वो भारत नहीं आए थे, यहाँ के लोगों के द्वारा बताई गई चीज़ों और अपने कुछ जानकारी के आधार पर काल का विभाजन कर दिया था। अब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन चूँकि कम आते हैं, तो इसलिए हम लोग शुरुआत करेंगे सीधे आधुनिक भारत से। आधुनिक भारत, अब आधुनिक भारत हम लोग इसलिए इतिहास पढ़ते कि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और आधुनिक भारत से ही भारत का एक तरीके से समझे कि निर्माण हुआ है। एक तरीके से नवनिर्माण भारत का हुआ, राष्ट्रवाद आया है। तो आधुनिक भारत की अगर हम बात करें तो शुरुआत होती है इतिहासकारों के द्वारा 1757 से। ये जब प्लासी का युद्ध हुआ, प्लासी के युद्ध से माना जाता है कि भारत में एक तरीके से अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हो गई। और यहाँ जो मुगल सत्ता थी, यानी जो भारतीय सत्ता था, वो धीरे धीरे क्षीण अवस्था में जाने लगी। लेकिन अगर हम शुरुआत 57 से करते हैं तो पिछले तमाम ऐसी घटनाएं घट रही हैं जहाँ से आधुनिक भारत को जानना उन घटनाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हम और पीछे आते हैं यूरोपीय कंपनियों के आगमन, यानी यूरोपीय कंपनियां कब यहाँ आने लगी, क्यों आने लगी, इसके पीछे क्या कारण थे, यहाँ से शुरुआत करते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों के आगमन में, जैसा कि इधर लिखा हुआ आप देख सकते हैं, सबसे पहले पुर्तगाली कंपनी आई 1498 में, इसके बाद डच आए 1602 में, इसके बाद अंग्रेज आए 1608 में, इसके बाद डेनिश आए 1616 में, इसके बाद फ्रांसीसी आए 1664 में, इसके बाद स्वीडिश आए 1732 में। ये 1 2 3 4 5 6 कंपनियां भारत पर समय समय पर आईं। ये कंपनियां शुरू में व्यापार करने के उद्देश्य से आईं। हालांकि इन्होंने व्यापार ही किया, लेकिन यहाँ की जो परिस्थिति को देखकर, राजनीतिक परिस्थिति को देखकर, इन्होंने सत्ता की स्थापना के लिए आपस में इनमें संघर्ष भी हुआ। उन संघर्षों में अंग्रेज और फ्रांसीसी ये सबसे ताकतवर थे, लेकिन अंग्रेज इसमें सबसे ज़्यादा ताकतवर थे। बाकी कंपनियां विभिन्न कारणों से यहाँ से चली गईं, विभिन्न कारणों से हार गईं। और अंत में जो बंडीवास का युद्ध हुआ 1760 में, उसमें अंग्रेज विजयी हुए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में, और अंग्रेजी सत्ता की स्थापना हुई। अब धीरे धीरे पुर्तगाली कंपनी कैसे किया हुआ, और इनका एग्जाम में क्रम जरूर पूछा जाता है। अब इसमें 3-4 क्वेश्चन बनते हैं, उसको भी देख लिया जाए। पूछा यह था कि सबसे पहले कंपनी कौन सी आई, तो पुर्तगाली कंपनी आई। कब? 1498 में। अगर डेट भी कभी कभी पूछ ले तो आप याद रखिए इसको, 17 मई को ये भारत पहुंची थी। कालीकट एक जगह थी केरल में, उसको आज कोझिकोड कहा जाता है। 17 मई को वास्को डी गामा के नेतृत्व में आई थी। दूसरी कंपनी डच आई थी 1602 में। तीसरी कंपनी अंग्रेज की थी 1608 में। अब यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है, भारत के आगमन का अगर ये क्वेश्चन आता है तब तो ये सही है। अगर पूछा जाए कि अंग्रेज स्थापना, तो अंग्रेज कंपनी की स्थापना 1600 में हो चुकी थी, लेकिन ये भारत पहुंची 1608 में। तो अगर पूछते हैं स्थापना, तो अंग्रेज पहले आएंगे, डच बाद में हैं, यानी कि 1600 में स्थापना इसकी हो चुकी थी। अब ये 1602 में स्थापना हुई, ये भारत तुरंत आ गई। तो इस बात का यहाँ ध्यान रखिए, यानी आगमन और स्थापना दोनों अलग अलग क्वेश्चन हैं। आगमन में अगर आता है तो 1602 है, फिर 1608 है, लेकिन अगर स्थापना की बात किया जाए तो दिसंबर 1599, यानी लगभग 1600 लागू हो गया था, तो 1600 में इसकी स्थापना हो चुकी थी। इसके बाद डेनिश आया, फ्रांसीसी आया और स्वीडिश आया। एक क्रम पूरा आप याद रखिए। अब इसको याद करने के लिए एक फार्मूला छोटा सा है। जैसे पुर्तगाली, तो इसको कहिए पी से, डच इसको डी से, ये इंग्लिश इसको ई से, फिर डेनिश इसको भी डी से, और फ्रांसीसी इसको एफ से, और यस से स्वीडन।
तो क्या बना, PDEDF, PDEDF। यफ तक आप याद रखिए, तो बाद में या तो ध्यान ये लगाए कि यस चूँकि लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल में लास्ट में आता है, और अगर ये क्रम याद है तो ये क्रम अपने आप क्लियर हो जाएगी कि सबसे लास्ट में आया है। तो याद करने के लिए सबसे आसान तरीका है आप PDEDF, ध्यान बैठा लीजिए, PDEDF, PDEDF। तो ये आप ये क्रम कभी नहीं भूलेंगे, और क्रम ये अक्सर आता है। डेट के लिए थोड़ा सा जब इसको मैं डिटेल से पढ़ाऊँगा कैसे क्या है, तो डेट अपने आप क्लियर होती जाएगी। अब पुनः आते हैं पुर्तगाली कंपनी पर। पुर्तगाली लोग ही क्यों आए? पुर्तगाली लोग इस आए कि पुर्तगाल और स्पेन ये समुद्री खोजों में बहुत आगे थे। आगे इसलिए थे कि इनके आसपास समुद्र ही था, और जो इनके शासक और थे, हर शासक की अपनी अपनी कुछ इच्छाएं अभिलाषाएं होती हैं कि हम ये काम करें। तो इनमें पुर्तगाल में एक शासक होते प्रिंस हेनरी। प्रिंस हेनरी, यहाँ पर ये प्रिंस मतलब ये राजकुमार हो गया, हेनरी इसका नाम था। अब हेनरी भी कई हुए, सप्तम हैं, अष्टम हैं, लेकिन तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिए प्रिंस हेनरी। इनको दी नेविगेटर की उपाधि दी गई है, दी नेविगेटर। ये नेविगेटर शब्द आया है नेविगेशन से। नेविगेशन में नौकायन, उपग्रह छोड़ा जाता है तो कई भारत द्वारा नेविगेशन के लोग छोड़े गए हैं। तो इनका काफ़ी प्रयास था। इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि जो समुद्र की खोज करेंगे, समुद्र में जाएंगे, उनको इनाम दिया जाएगा, नौकायन तमाम उस तरीके से मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप किया गया। उसके पहले स्पेन के थे कोलंबस, ये भी भारत की खोज के लिए निकले थे, लेकिन ये पहुंच गए अमेरिका, भारत की खोज नहीं कर पाए। खैर वो बात अमेरिका की चीज़ है। ये पुर्तगाली पे आई है। अब पुर्तगाली क्यों यहाँ आए? एक तो कहा था व्यापार करने के लिए, तो अगर ये देखा तो व्यापार तो भारत का पहले से ही होता था। ये भारत है, भारत का व्यापार ये पाकिस्तान उसमें था नहीं, ईरान है, इराक है, टर्की है, इसके माध्यम से ये आस्थान मार्ग था और सीधे यूरोप चला जाता था। दूसरा ये अरब है, सऊदी अरब जिसको आज कहते हैं, इसके द्वारा व्यापार होता था। यानी एक मार्ग ये था, दूसरा मार्ग ये था। तो पहले हम ये वाला मार्ग देख लें। इसके द्वारा जो पश्चिम भारत का, पश्चिम नहीं दक्षिण भारत का मसाला है, उत्तर भारत के अनाज है, सीधे ईरान, इराक, टर्की होते यूरोप में माल जाता था। दूसरा जो अरब के व्यापारी थे वो केरल से सामान खरीदकर यूरोप भेजते थे, लेकिन उनमें क्या ऐसी दिक्कत आ गई कि एक दूसरा मार्ग खोजना पड़ा। एक चीज़ और, तमाम के इतिहासकार लिखते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की, जबकि आप स्वयं जब इतिहास पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भारत तो पहले से मौजूद था। आज नहीं, प्राचीन काल से इसका साक्ष्य हमें संगम साहित्य में मिलता है, जो दक्षिण भारत की ईसा पूर्व की वो साहित्य है। उस साहित्य में मिलता है कि क्या क्या भारत से यूरोप को जाता था या यूरोप से भारत को क्या क्या आता था। इसका मतलब खोज उन्होंने नहीं की थी। उसमें यह लिखना चाहिए कि समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने या वास्को डी गामा ने की थी। समुद्री मार्ग ये भी था, लेकिन यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। तो ये जाने कि समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों या वास्को डी गामा ने की थी। अब यहाँ पर समस्याएं क्या आ गई? सऊदी अरब में जब इस्लाम धर्म आया तो उसमें एक वंश है उस्मानिया वंश। उस्मानिया वंश की ताकत धीरे धीरे बढ़ने लगी, और वो ताकत यहाँ तक बढ़ गई कि जो टर्की है उस पर अधिकार कर लिया गया। टर्की, आज उसको तुर्की कहते हैं। ये देखिए, ये है काला सागर। मैप में देखेंगे तो ये काला सागर है, ये काला सागर, नीचे मरमरा सागर है, मरमरा सागर, मरमरा सागर। ये भूगोल भी आप लोग तैयार करते चलिए। एक यहाँ जगह है कॉन्स्टेंटाइन पोल, अंग्रेज को कॉन्स्टेंटाइन पोल कहते हैं, लेकिन जब इन पर अरब लोगों का नेतृत्व है तो उसको कहा कुस्तुनतुनिया। अब ये होता क्यों है? हर जगह अपनी अपनी जो भौगोलिक कारणों से जबान की तोड़ना मरोड़ना ये अलग होती है। जैसे अंग्रेज यहाँ आए तो कई चीज़ का डबल मीनिंग हो गया, क्योंकि उनके बोलने का तरीका दूसरा था, हमारे बोलने का तरीका दूसरा था। तो अंग्रेज़ को कॉन्स्टेंटाइनोपल कहते थे, अरब लोग इसको कुस्तुनतुनिया कहने लगे। और कुस्तुनतुनिया आज जो है इस्तांबुल है, आधुनिक में इस्तांबुल है। तो ये कॉन्स्टेंटिनोपल भी है, पोल भी है।
अरब लोग इसको कुस्तुनतूनिया कुस्तुनतूनिया अब यहाँ से उस्मानिया वंश जो है टर्की के कुस्तुनतूनिया पर आक्रमण कर लेते हैं, यानी पूरा आक्रमण इनका यहाँ तक फैल गया साम्राज्य। अब जब साम्राज्य फैल गया तो एक तो स्थल मार्ग था, इसमें बीच में बहुत सारे दर्रे हैं और बहुत सारे क्या कुछ ही दर्रे हैं जिनके द्वारा आया जाया जा सकता है, जैसे गोमल है, खैबर है, तो आवागमन बाधित हो रहा था। इन्होंने विभिन्न प्रकार के टैक्स लगा दिए थे और एक तरीके से ये परमिट देते थे कि इन्हीं ये व्यापारी जो है व्यापार कर सकते हैं, यानी कि व्यापार बाधित होने लगा था। जब व्यापार बाधित होने लगा तो यूरोप वालों को कम सामान मिलने लगा, वो चीज़ें नहीं मिल पा रही थी कि जैसे कि मिलना चाहिए या अधिक कीमत पर मिल रही थी। अब यहाँ सामान की समस्या होने लगी, तो ये जो पहला रूट था ये बाधित हुआ, इसका व्यापार बाधित हुआ। अब दूसरे रूट पर आते हैं जो अरब के लोगों का था। अरब लोग किसी और दूसरे को व्यापार नहीं करने दे रहे थे, इनकी एक मोनोपोली थी, यानी एकाधिकार व्यापार पर था। अब जब एकाधिकार व्यापार पर था तो जाहिर सी बात ये जितने में यहाँ खरीदेंगे किसान को या जो भी व्यापारी है उतने में उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि जब कोई दूसरा ग्राहक नहीं होता, एक ही ग्राहक को खरीदना है तो उसकी मजबूरी है। बेचने पर कस्टमर को इन्हीं के शर्तों पर लेना पड़ता है, कारण का यही देने वाले हैं, तो ये भी एक तरीके से ये बाधित हो रहा था। और तीसरा कारण है जब कुस्तुनतूनिया पर आक्रमण हो गया तो जो ईसाई लोग थे, ईसाई पादरी थे, इन लोगों को काफ़ी दिक्कत आनी पड़ी। ये लोग यहाँ से भाग गए, इटली पहुँच गए, जो कि इटली एक देश है। अब एक तो यहाँ व्यापार बाधित हो गया, ठीक, उस्मानिया साम्राज्य की वजह से। अब व्यापार बाधित तो सामान मिल नहीं पा रहा है, अब क्या करें? तो पुर्तगाल के हेनरी ने कहा कि हम कोई दूसरा रास्ता खोजें, या यूरोप वाले ने कहा हम दूसरा रास्ता खोजें, हमारे लिए काली मिर्च बहुत ज़रूरी है। कारण क्या? काली मिर्च मांस पर लगा दीजिए तो वो प्रिजर्व रहती है, फिर आप साल भर खाते रहे। उस समय कोई ऐसे टेक्नोलॉजी था नहीं कि फ्रीज हो कि उसको रख दें साल भर खाने के लिए, इसलिए काली मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। एक चीज़ और थी जटामांसी का तेल, वो भारत में ही क्यों मिलता था। और जटामांसी का तेल जिसको आज कहते हैं देसी घी, उसके समान था, अन्य कहीं मिलता नहीं था, तो ये सब मजबूरी थी। तो हेनरी ने एक नाविक को भेजा, बार्थोलोम्यू डियास थे, ये आए 1487 में। बार्थोलोम्यू डियाज। अब इनके उच्चारण में कुछ गलती हो सकती है, कारण क्या है, इंग्लिश में शब्द है और कहाँ हिंदी में जाता है, तो थोड़ा मोड़ा बार्थियो कहीं है, बार्थोलोम्यू डियाज है, समझने के लिए ठीक है। ये निकले यहाँ से और केवल ये यहाँ तक पहुँच पाए, और इसके पहले हेनरी ने और तमाम लोगों को भेजा था, विभिन्न लोगों। बार्थोलोम्यू डियाज, मैप यहाँ तक इनका कंप्लीट था, लेकिन यहीं तक ही आया और इसको कहा केप ऑफ स्टॉर्म्स। केप उसको कहा जाता है जहाँ ये तीन तरफ से समुद्र मिल जाए, जैसे भारत में केप कमोरिन है, तो केप तक पहुँचे। यहाँ इनको काफ़ी समुद्री तूफान का सामना करना पड़ा, इसको कहा स्टॉर्म्स। लेकिन अब ये कहा कि यहीं से हमको आशा दिखती है, हम पूरब जा सकते हैं, भारत जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, इंडोनेशिया जा सकते हैं, तो इसको कहा केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप, होप मीन्स आशा, गुड मतलब अच्छा। केप ऑफ गुड होप, बार्थोलोम्यू डियास यहीं तक पहुँचे। इसके बाद आते हैं वास्को डी गामा। वास्को डी गामा चलते हैं यहाँ से 1497 में। वास्को डी गामा 1497 में चलते हैं। यहीं पर साउथ अफ्रीका में एक इनको पथ प्रदर्शक मिलते हैं, अब्दुल मनीक, ये गुजराती व्यापारी थे। गुजरात यहाँ है, गुजरात जो कि आज राज्य भी है। गुजरात में व्यापार बहुत प्राचीन काल से होता है, अब आज भी पूरे भारत में सबसे ज़्यादा व्यापारी गुजरात में ही हैं। तो ये है मेडागास्कर द्वीप,
मैप में देखेंगे तो मेडागास्कर होते हुए यहाँ तक पहुँचे, कीनिया, जिम्बाब्वे, फिर यहाँ भारत आ गया। अब देखिए इस पर क्वेश्चन क्या बन सकता है, वास्को डिगामा कहाँ का था, तो पुर्तगाल का था। वास्को डिगामा कब चले, तो 1497 में, और पहुँचे कब, तो 98 में। दो क्वेश्चन यहाँ बनते हैं। और बाय द वे, चूँकि ये कई बार पूछ चुका है, डेट अभी तक नहीं पूछा है, हो सकता है भविष्य में डेट भी पूछ ले, तो डेट भी याद रखिए 17 मई। तो ये यहाँ 17 मई को पहुँचे। अब यहाँ पर जो शासक था केरल, यानी कालीकट एक जगह थी उस समय, उसको आज कोझिकोड कहा जाता है। कालीकट में जगह थी जहाँ के शासक थे जमोरिन। जमोरिन के दरबार में गए। अब्दुल मलिक इनका जो पथ प्रदर्शक था, वो गुजरात का व्यापारी था। उसने अरब के व्यापारियों के साथ पहले व्यापार किया था, इसलिए पूरे हिंद महासागर की उसको जानकारी थी और किसी को कोई जानकारी नहीं थी। दरबार में गए वहाँ, तो जमोरिन ने इसका काफ़ी स्वागत किया। स्वागत इसलिए किया, अब यहाँ से एक तरीके से व्यापार ये ब्लॉक हो चुका था, सामान कम जा रहा था। अब ये लगा कि सामान यहाँ जाएगा तो इनको तो फ़ायदा होगा, तो जमोरिन ने इसका काफ़ी स्वागत किया। ये यहाँ से काली मिर्च लिए 4 जहाज़ लेकर ये आए थे। वास्को डिगामा उस समय 4 जहाज़ लेकर आए थे। जहाज़ में जो है समुद्री जहाज़, लकड़ी के ही ज़्यादातर बने होते थे उस समय। 4 जहाज़ लाए थे, और जितना आने जाने का खर्चा सब मिलाकर तो 60 गुना मुनाफा इनको हुआ, 60 गुना। अब जब 60 गुना मुनाफा लेकर पहुँचे तो पुर्तगाल में हड़कंप मच गई कि अब व्यापार तो भारत से ही किया जाए। खैर यहाँ शासक ने भी काफ़ी सहयोग दिया। फिर ये दोबारा आते हैं, एक तो 17 मई को आए, 17 मई 1498। फिर ये दोबारा आते हैं 1500 में, 1502 में आते हैं। 1502 में आए, फिर व्यापार करके चले गए। फिर ये लास्ट में आते हैं 1527 में, यानी 3 बार इनका आगमन होता है, और ये 27 में ही आकर इनकी यहीं पर मृत्यु हो जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाए कि वास्को डिगामा कितनी बार आए, तो पहला तो 1498 में आए, फिर 1502 में आए, फिर 1527 में आए। क्लियर। और यहीं पर इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक। अभी तक ये व्यक्तिगत व्यापार था, यानी व्यक्ति के द्वारा, इसमें राज्य की कोई भूमिका नहीं थी या कोई संगठन नहीं बना था। व्यक्ति अपना व्यापार करता था। हाँ, राज्य जो है सहयोग देता था कि आप ये सुविधाएं ले लीजिए, और उसके पीछे कारण था एक तो व्यापार, दूसरा था ईसाई धर्म का प्रचार, कि ईसाई धर्म का प्रचार हो। जैसे अफ्रीका में सबसे ज़्यादा प्रचार हुआ, जो भी आदिवासी लोग थे उनको ईसाई बनाया गया। भारत में भी अब आगे देखेंगे जो नए नए गवर्नर आएंगे वो कैसे कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। ठीक। तो वास्को डिगामा ये क्वेश्चन आएगा तो 3 बार आया। ठीक। अब इसके बाद आते हैं अब यहाँ की सरकार ने एक कंपनी की स्थापना कर दी, क्योंकि जब कंपनी बन जाएगी तब जो व्यापार होगा या जो भी चीज़ें हो रही हैं काफ़ी कायदे से होती हैं। अब उसमें व्यक्ति विशेष की नहीं, सबकी भूमिका रहती है। कंपनी बनी एस्टाडो दी इंडिया, एस्टाडो दी इंडिया। एस्टाडो दी इंडिया कंपनी पुर्तगालियों ने बनाई थी। अब जब कंपनी बन गई तो इसका एक संगठन तैयार किया गया, इसका एक स्टाफ का निर्माण किया गया। और पहले सरकार की तरफ से या कंपनी की तरफ से जो आए हैं गवर्नर, वो हैं अल्मीडा। वैसे उनका पूरा नाम है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, लेकिन अब इतना बड़ा नाम याद करना मुश्किल है, थोड़े से में आप रखिए अल्मीडा। अल्मीडा ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर। क्यों इनको प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कहा जाता है? कि पहले तो वास्को डिगामा आए और उन्होंने कोचीन में अपनी फैक्ट्री भी स्थापित कर दी, लेकिन क्यों इनको प्रथम कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि अभी तक व्यक्ति विशेष की थी। ठीक।
ये प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हैं। वो इसलिए कि ये कंपनी के द्वारा भेजे गए थे और तो इनको प्रथम कहा जाता है। अब अगर इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा कि अगर आ जाए तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर तो वास्को डी गामा को लगा देंगे, अल्मीड़ा को लगाएंगे। अल्मीड़ा की नीति ये थी ब्लू वाटर पॉलिसी। एक इनकी नीति थी ब्लू वाटर पॉलिसी ये हिंद महासागरीय ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि हम हिंद महासागर में इतने तगड़े हो जाएं, इतने ताकतवर हो जाएं कि हमारा ही दबदबा हो। इनकी अल्मीड़ा की ब्लू वाटर पॉलिसी। इसके बाद आते हैं अल्बुकर्क, दूसरे गवर्नर अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को माना जाता है कि पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ये प्रथम गवर्नर हैं, लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाता है तो अल्बुकर्क को कहा जाता है। अल्बुकर्क ने ये किया था कि यहाँ पर मलक्का जलसंध है, सिंगापुर और ये सब जगह, मलक्का जलसंध पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया। फारस की खाड़ी में एक हरमुज जगह है, वहाँ पर नियंत्रण स्थापित किया। यानी पश्चिम से लेकर पूरब तक अब केवल पुर्तगाली हैं, ठीक। और एक यहाँ अदन नामक जगह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल्बुकर्क ने किस जगह पर अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाया, तो जो लाल सागर है वहाँ पर अदन जगह है, यहाँ पर ये अपना नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाए थे। तो इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है, इसलिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नियंत्रण स्थापित किया था, काफ़ी जीता था। और 1510 में इन्होंने गोवा को, बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को इन्होंने छीन लिया था। गोवा अपने अधिकार में कर लिया था और गोवा बाद में राजधानी बनी पुर्तगालियों की। और इसके अलावा इन्होंने कहा कि पुर्तगाली लोग भारतीय महिलाओं से शादी करें। शादी इसलिए करें कि यहाँ जब उनके बच्चे पैदा होंगे, उनके मैं नज़दीक जाऊँगा, वो मेरे रिश्तेदार बन जाएंगे, तो मेरा विरोध कोई नहीं करेगा। दूसरी बात इन्होंने की थी, सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। एक तरीके से बहुत बड़ा समाज सुधार था, खासकर हिंदू वर्ग के लिए, क्योंकि उसी वर्ग में सती प्रथा थी। यानी अब पति के मरने के बाद महिलाओं को उसके साथ जलाया नहीं जाएगा, और चूंकि इनका नियंत्रण सीमित ही था तो वहीं पर लागू था। वो इसलिए किए थे ताकि वो महिलाएं जब नहीं जलाई जाएंगी, विधवा रहेंगी, तो विधवा से शादी करना आसान रहेगा। कि ये तो अपने हित में थे, लेकिन वो था समाज के हित में था। अल्बुकर्क। फिर इसके बाद आते हैं डीडी नीन्हो कुन्हा। तो कुन्हा केवल याद रखिए क्योंकि नाम बड़ा लंबा रहता है। कुन्हा का एक सबसे बड़ा कार्य यह था, जो 1510 में गोवा को छीने थे यूसुफ आदिल शाह से, उसको उन्होंने राजधानी बनाया। गोवा राजधानी बन गई। गोवा राजधानी बन गई 30 में, 1530। और इसके बाद आते हैं पेड्रो अल्ब्रेजा। उनका कोई खास नहीं, बस अब इसमें पुर्तगाल में कितने क्वेश्चन बन जाएंगे देख लीजिए। पुर्तगाल कब आए? 17 मई 1498 को आए। वास्को डी गामा 17 मई को पहुँचे। प्रथम पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा हैं। इनकी एक थी ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या थी कि हिंद महासागर में पूर्ण तरीके से सुसज्जित नौसेना रखना, ताकि हम सब पर नियंत्रण स्थापित कर सकें। दूसरे गवर्नर आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क को जो है वास्तविक संस्थापक पुर्तगालियों का माना जाता है। वो इसलिए माना जाता है कि उन्होंने विभिन्न स्थानों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया, खासतौर से मलक्का और हरमुज पर। इन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाई थी। और इसके अलावा 1510 में जो महत्वपूर्ण घटना है, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिया था, जो बाद में कुन्हा ने राजधानी बनाई 1530 में। और पुर्तगाली एक जो है कार्टेस व्यवस्था लागू किए थे, कार्टेस सिस्टम। कार्टेस सिस्टम ये था कि हिंद महासागर में जो लोग व्यापार करेंगे उनको परमिट हमसे लेना पड़ेगा। यदि परमिट नहीं लेते हैं तो समुद्री डाकू उनको लूट लेंगे, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो यहाँ तक इनके परमिट व्यवस्था लागू हुई थी, उन्हें तगड़ी थी या सुचारू रूप से चलती थी कि अकबर जैसे शासक को, क्योंकि अकबर उसमें महान शासक थे, उनको भी परमिट लेनी पड़ती थी। जबकि उनसे परमिट्स की कोई फीस नहीं ली जाती थी, लेकिन उनको भी एहसास करा दिया जाता था कि मैं समुद्र का शासक हूँ। आप भले स्थल पर शासन आपका चलता है, लेकिन समुद्र पर व्यापार करना तो आपको मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। ये इतना पुर्तगालियों का है। उसके बाद
विभिन्न कारणों से इनकी हार होती चली गई। एक तो ये सबसे बड़ा कारण था, अपने धर्म के प्रति बहुत कट्टर थे, लोग इनसे घृणा करते थे। दूसरा, ब्राज़ील में नए उपनिवेश की खोज हो चुकी थी। तीसरा, डच लोगों के साथ इनका संघर्ष हुआ, अंग्रेज भी तब तक आ ही चुके थे व्यापार में, इस कारण से। लेकिन पुर्तगाली आए सबसे पहले और गए सबसे बाद में हैं। ये गए हैं 1961 में। भारत सरकार ने जब चलाया था विजय ऑपरेशन में सेना के द्वारा गोवा पर नियंत्रण कर लिया था। मामला यूएनओ को गया, यूएनओ मतलब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को। तो उसने माना कि हाँ, चूँकि भारत के नज़दीक है, भारत का पहले रह चुका राज्य है, इसलिए इस पर भारत का नियंत्रण होगा। तो एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन सबसे पहले आया और सबसे बाद में गया। सबसे पहले पुर्तगाली है और गए सबसे बाद में 1661 में। तो इसी के साथ हम ये पुर्तगालियों का चैप्टर समाप्त करते हैं। इसके बाद डच आगे क्लास में चलेगी। धन्यवाद।